क्या आयुष्मान में एनएबीएच मैंडेटरी होने से आप भी परेशान हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके राय। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत सर्वाइवल इन न्यू एरा फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल 2026 के एपिसोड 2 में, जिसमें कि हमारा डिस्कशन होगा कि व्हाट स्मॉल हॉस्पिटल्स मस्ट डू नाउ बिफोर इट्स टू लेट, यानी छोटे अस्पतालों को अब क्या करना चाहिए और वो भी उससे पहले कि अधिक लेट हो जाए। अगले 15 मिनट में हम बात करेंगे कि स्मॉल हॉस्पिटल ओनर्स को एनएबीएच के बारे में वे सभी चीजें जाननी चाहिए और वेटिंग कॉस्ट क्यों उनके लिए ज्यादा महंगा पड़ सकता है बजाय इसके कि इमीडिएट एक्शन लेने की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएबीएच क्यों इफेक्टिवली मैंडेटरी हो गया है, पॉलिसी शिफ्ट कैसे स्लोली चेंज हुआ है, इस पर बात करेंगे। फिर 3 फियर्स जो स्मॉल हॉस्पिटल ओनर्स को पीछे ढकेलती है एनएबीएच का डिसीजन लेने में, जिसमें कि कॉस्ट, टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन, और कैसे इस फियर को ओवरकम किया जा सके। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली एनएबीएच के बिना और रियल पेनाल्टीज, लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर इरोजन पे क्या असर पड़ता है एनएबीएच का, और स्मार्ट फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, गैप असेसमेंट क्यों आपका पहला स्टेप होना चाहिए और क्यों आपको सीधे एनएबीएच से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और हॉस्पिटल ट्रेडर्स टीम कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। वाई एनएबीएच इज बिकमिंग मैंडेटरी, ये जो है पॉलिसी शिफ्ट कैसे, क्या यह अचानक हुआ या स्लोली हुआ, इस पर हम बात करेंगे। रूल्स चेंज नहीं हुए हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही थे, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आयुष्मान भारत पीएमजेवाई इंपैनलमेंट के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस दिया है कि एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स का इंपैनलमेंट रिन्यूअल और नॉन एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स के लिए फास्टर एंड स्ट्रिक्ट ऑडिट किया जाएगा, जिससे उनका क्लेम अप्रूवल भी अफेक्ट हुआ है। दूसरा, इंश्योरेंस टीपीए रेट में भी डिस्पैरिटी हुई है कि एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स को बेटर रेट मिलते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन एनएबीएच हॉस्पिटल्स। पेशेंट अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, पेशेंट एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स को प्रेफर कर रहा है क्योंकि क्वालिटी हेल्थ केयर पेशेंट चाहता है और दिन प्रतिदिन एजुकेटेड पेशेंट्स एनएबीएच हॉस्पिटल्स को प्रेफर करने लगे हैं। अब क्या यह अचानक से आया है या धीरे ऑलरेडी पहले से ही एनएबीएच था, तो हम बात करेंगे कि कैसे 2021-22 में ये वॉलंटरी फेज में था, जब एनएबीएच को इनकरेज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और जबकि अधिकांश अस्पतालों ने इसे इग्नोर किया। कैसे इनकरेज किया गया, उसे इंसेंटिव दिया गया एनएबीएच हॉस्पिटल्स को, इंपैनलमेंट में प्रेफरेंस मिला। 2022-23 में क्या हुआ, प्रेफरेंस फेज हुआ, जबकि एनएबीएच हॉस्पिटल्स को आयुष्मान के इंपैनलमेंट में प्रेफरेंस मिला और रिन्यूअल्स में भी प्रेफरेंस मिला। 2023-24 में क्या हुआ, ऑडिट एंड पेनाल्टी फेज आया, जब नॉन एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स को टाइटर क्लेम ऑडिट फेस करना पड़ा, पेनाल्टी एक्शन शुरू हुए और 200 से अधिक अस्पतालों को पेनलाइज किया गया। अब 2025-26 में क्या हुआ है, मैंडेटरी फेज आ गया, यानी अभी ये अब मल्टीपल स्टेट्स, यूपी, एमपी आदि में एनएबीएच को इंपैनलमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी विंडो टू एक्ट अब क्लोज होने वाला है कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहा कि आप डिसाइड करें कि कराएं या ना कराएं। अगर आपको आयुष्मान का पैनल रखना है तो एनएबीएच कराना ही होगा। अब 2027 में क्या होगा कि कंप्लायंट हॉस्पिटल्स विन, जिसने एनएबीएच टाइमली जितनी जल्दी करा लिया वो उतना ही आगे रहेगा अपने कंपटीटर से, और जो एनएबीएच के लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएगा वो अपने कंपटीटर से उतना ही पीछे चला जाएगा। और खासतौर से टायर 2 हॉस्पिटल्स में यह अगले नेक्स्ट डिकेड को डिसाइड करेगा या एनएबीएच की कौन आगे सरवाइव करेगा और कौन अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल करेगा। अब 3 फियर्स जो छोटे हॉस्पिटल ओनर्स को एनएबीएच का डिसीजन लेने से रोकती है। पहला कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा, दूसरा इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तीसरा बहुत ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। ये तीनों चीजें स्मॉल हॉस्पिटल ओनर्स को एनएबीएच का डिसीजन लेने से रोकती है। अब एक्चुअली पहले फियर पे बात करें कि क्या रियल में एनएबीएच बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जो हॉस्पिटल ओनर्स डरते हैं
कि लैक्स ऑफ रुपीज कंसल्टेंट फी के रूप में हमें पे करना होगा, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा, एक्स्ट्रा स्टाफ केवल एनएबीएच के लिए हायर करना होगा, और ऑनगोइंग हिडन कॉस्ट आफ्टर सर्टिफिकेट भी हमें बियर करना होगा। जबकि रियलिटी क्या है कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है फेज्ड इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे ओवर मंथ्स करना है, और मोस्ट स्मॉल हॉस्पिटल्स नीड ओनली प्रोसेस चेंज, यानी कुछ प्रोसेस चेंज की ही आवश्यकता होती है, कोई रेडिकल चेंज की जरूरत नहीं होती है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में, नई अदर थिंग्स में। और एग्जिस्टिंग स्टाफ को भी ट्रेन किया जा सकता है, और कुछ आपको नए स्टाफ हायर करने पड़ सकते हैं। और आरओआई फ्रॉम टीपीए टैरिफ ये आपका कंपनसेट कर देगा, और इवन विद इन ए ईयर आपको पे बैक करेगा, यानी इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा है। दूसरा जो है टाइम का, कि वी डोंट हैव टाइम फॉर एनएबीएच। अब इसका क्या है कि नो टाइम ट्रैप में फंस जाते हैं, कि वो इंतजार करते रहते हैं, वेटिंग कॉस्ट टाइम इन ऑडिट्स एंड पेनाल्टीज में उलझ के रह जाते हैं। हर मंथ डिले उनका डॉक्यूमेंटेशन के काम को बढ़ाता जाता है, और स्टेट हेल्थ एजेंसीज जो विजिट करती हैं वो कभी आपके कैलेंडर के क्लियर होने का वेट नहीं करती हैं, सडनली कभी भी ऑडिट के लिए आ सकती हैं, और उस समय आप ट्रबल में फंस सकते हैं। और कॉम्पिटिटर्स जो अभी एक्ट करेंगे वो आपसे 2 से 3 साल अधिक आगे निकल जाएंगे। इसलिए अब स्मार्टर टाइमलाइन क्या है, फेज 1 कि इमीडिएटली आप गैप असेसमेंट कराएं, फिर उसके बाद से मंथ 2 में प्रोसेस एंड एसओपी क्रिएट करें, फेज 3 में डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉक ऑडिट करें, एंड फेज 4 में अप्लाई कर दें। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है कि वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे एनएबीएच में, क्या हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास है उसमें ही आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास क्या सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए, या हमें ये भी लेना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा, ये इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, कि अगर हमारे पास आईसीयू है तो क्या वेंटिलेटर भी लेना पड़ेगा। इस तरह के सवाल होते हैं। ऐसी तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आपको क्वालिटी मेंटेन करना होता है, ना कि आपको सर्विसेज ऐड करने की जरूरत होती है एनएबीएच के लिए। अगर आपके आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको वेंटिलेटर लेना होगा, लेकिन बेसिक हर बेड पे मॉनिटर का होना जरूरी है, इमरजेंसी में और आईसीयू में भी। उसी तरह से आपको क्या क्या चेंजेस कराने होंगे, तो सबसे पहले आपको एनएबीएच के नाम के हिसाब से आईपीडी की फाइलें चेंज करानी होगी, साइनेजेज लगवाने होंगे, रजिस्टर्स इंप्लीमेंट करने होंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग करानी होगी, इमरजेंसी कोड्स की मॉक ड्रिल करानी होगी, सारे स्टाफ की एचआर फाइलें बनानी होगी। ये सारी चीजें करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फिर ऑनलाइन अप्लाई के बाद ऑब्जेक्शंस लगेंगे, जिसे एनसी या नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं, उसे क्लोज करना होगा। फिर ऑन साइट असेसमेंट की डेट मिलेगी, और फिर उसमें एक आदमी आपके हॉस्पिटल को विजिट करेगा, फिर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करेगा, जिसको फिर से आपको क्लोज करना होगा, और फिर आपका केस कमेटी में जाएगा, जिसे कमेटी 2 साल के लिए आपको रिकमेंड करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि एनएबीएच होता कैसे है। उसके बाद से जो लोगों का अगला सवाल होता है कि इसमें मैन पावर में क्या चेंजेस होंगे, तो मैन पावर में आपको मिनिमम हर 20 बेड पे एक एमबीबीएस आरएमओ होना चाहिए, और हर 4.5 बेड्स पे एक जीएनएम नर्सेज का होना मैंडेटरी है। बाकी डिपेंड करता है कि आईसीयू में अगर वेंटिलेटरी बेड पे 1:1 और नॉन वेंटिलेटरी बेड पे 2:1, यानी 2 बेड पर एक स्टाफ नर्स का होना आवश्यक है, और वार्ड में 5:1, यानी हर 5 बेड पर एक जीएनएम या बीएससी नर्स का होना आवश्यक है। अब अगला जो उनका सवाल होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में फंस जाएंगे, हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो मैं उसके लिए बता दूं कि आपको टोटल 167 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो एंट्री लेवल एनएबीएच स्टैंडर्ड्स में फॉलो करने होते हैं, और इसको आप 80% डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी आपके हॉस्पिटल्स में होता है, उसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन एंड डॉक्यूमेंट करना होता है। जैसे डॉक्टर के नोट्स में नेम, डेट, टाइम एंड साइन ऐड करना होता है, मेडिसिन कैपिटल लेटर में लिखना होता है, और मॉर्निंग इवनिंग का नोट्स डॉक्टर का मैंडेटरी होता है, कंसेंट प्रॉपरली फिल करने होते हैं, ओटी नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। और ये सारी चीजें आपके क्लेम रिजेक्शन को रिड्यूस करेगा। जो आयुष्मान में आप क्लेम
करते हैं और ये सारी चीजें डिस्क्रिपेंसी मिलती है कि ओटी नोट्स मिसिंग है, डिस्चार्ज समरी प्रॉपर नहीं है, या फिर इनिशियल असेसमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इन सब चीजों की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन आपके क्लेम रिजेक्शन को कम करेगा, आपको मेडिको लीगली सेव करेगा। अगर कभी जरूरत पड़ गई, आपका कभी केस कोर्ट में पहुंच गया, तो वहां पे भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन ही आपके लिए बर्डन नहीं है, आपके लिए सेफ्टी नेट है, जो आपको का रेवेन्यू बढ़ाएगा और आपको मेडिको लीगली सेव भी करेगा। अब पेशेंट रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर, ड्रग रजिस्टर, इक्विपमेंट लॉग, ये ऑलरेडी आपके पास होता है। अब आपको ऐसा नहीं इंतजार करना है कि 167 स्टैंडर्ड्स एट ए टाइम आपको इंप्लीमेंट करना है। ग्रेजुअली 1 by 1 आपको फेज मैनर में इस चीजें इंप्लीमेंट करना है और एक्चुअल गैप्स को धीरे धीरे फिलअप करना है। तो अगला जो है, एसओपी कैन बी टेम्पलेटेड एंड एडेप्टेड, नॉट रिटन फ्रॉम स्क्रैच। यानी एसओपी आपको बिल्कुल स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है, उसके केवल फॉर्मेट्स को अपडेट करना होता है। और कंसल्टेंट का जॉब यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को मैनेजेबल बना दे। अब इसीलिए प्रॉपर राइट गाइडेंस आवश्यक होता है। अब व्हाट एक्चुअली हैपेंस विदाउट एनएबीएच, अगर आप एनएबीएच नहीं कराते हैं तो रियल कॉस्ट क्या आपको पे करना पड़ सकता है। मैटर ये नहीं कि आप एनएबीएच कराते हैं या नहीं कराते हैं, मैटर ये है कि अगर आपको सरवाइव करना है, आपको अगले 10 साल तक हॉस्पिटल बिजनेस में बने रहना है, तो एनएबीएच एक लग्जरी नहीं, अब नेसेसिटी बन चुकी है। अगर आपको आयुष्मान का पैनल चाहिए, आपको टीपीए में बेटर रेट चाहिए, आपको प्रीमियम पेशेंट्स का ट्रस्ट चाहिए, आपको बेटर फीडबैक चाहिए पेशेंट से, तो एनएबीएच आपकी नीड ऑफ द आवर है, ना कि लग्जरी है। वाइल यू वेट, हियर इज व्हाट यू लूज। अगर आप इंतजार करते हैं तो क्या क्या चीजें आप लूज करेंगे। एक तो आपका रेवेन्यू लीकेज होगा। टीपीए इम्पैनलमेंट में एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स जो आपके कंपटीटर्स हैं, वो 2 से 4 हजार रुपये पर पैकेज एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो आपके लिए परमानेंटली लॉस्ट होगा। उसके बाद से मार्केट शेयर इरोजन, जो एनएबीएच हॉस्पिटल्स हैं वो आपके मार्केट शेयर को इरोड करेंगे, यानी रिड्यूस करेंगे, और आपके पेशेंट्स एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स के पास डाइवर्ट हो जाएंगे। आयुष्मान भारत के पैनल का भी खतरा रहेगा कि आयुष्मान भारत का इम्पैनलमेंट जब मैंडेटरी हो गया तो खत्म हो सकता है, और इसी तरह से टीपीए के पेशेंट्स भी आपके पास से आपके कंपटीटर के पास डाइवर्ट हो जाएंगे। ऑडिट एंड पेनाल्टी एक्सपोजर, कोई भी ऑडिट, जैसे कि सीएमओ के यहाँ से ऑडिट आता है, पीएनडीटी का ऑडिट आता है, या फिर आयुष्मान का ऑडिट आता है, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑडिट आता है, इसमें ऑडिट एंड पेनाल्टी एक्सपोजर का रिस्क भी आपको रहेगा। उसके बाद से कंपाउंडिंग गैप, कि अगर अधिक समय तक आप वेट करते हैं, उतना ही आप अपने कंपटीटर से पीछे होते जाएंगे। अब एनएबीएच एडवांटेज क्या है स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए, कि अगर आप टायर 2 सिटीज में हैं तो आपको बिगेस्ट विनर्स क्या हो सकते हैं। करंट हेल्थ केयर पॉलिसी इन्वायरमेंट में अगर आप एनएबीएच एक्रेडिटेड हैं तो आप बिगेस्ट विनर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 to 40% हायर टीपीए टैरिफ लिस्ट मिलेगा। 3 times मोर ट्रस्ट फ्रॉम अर्बन रेफरल्स, की जो प्रीमियम पेशेंट्स होंगे उनका ट्रस्ट लेवल आप अधिक गेन कर पाएंगे, और 80% ऑडिट पेनाल्टीज का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। और इसीलिए मेरे 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, क्योंकि 150 से अधिक अस्पतालों के साथ हमने पैन इंडिया काम किया है हमारी टीम ने, जिसमें हमने एक भी हॉस्पिटल ओनर को यह कहते नहीं सुना है या पश्चाताप करते नहीं सुना है कि हमने एनएबीएच करा करके गलती की। इसीलिए आपको जितनी जल्दी हो सके एनएबीएच एक्रेडिटेशन का डिसीजन ले लेना चाहिए। अब डोंट स्टार्ट विथ एनएबीएच, आपको सीधे एनएबीएच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप गैप असेसमेंट कराएं। स्मार्टेस्ट फर्स्ट मूव है स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए कि आप जान सकें कि एनएबीएच के स्टैंडर्ड और आपके करंट स्टेटस में कितना गैप है, और इस गैप को फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। क्यों गैप असेसमेंट जरूरी है? सबसे पहले हम बात करें कि होता क्या है। यह सिस्टमेटिक रिव्यू आपके हॉस्पिटल का होता है एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स पे, कि आपके जो हॉस्पिटल का करंट स्टेटस है और एनएबीएच का स्टैंडर्ड है उसके बीच में कितना गैप है और क्या क्या चेंजेज रिक्वायर्ड हैं। अब कौन कर सकता है? कोई भी सर्टिफाइड एनएबीएच कंसल्टेंट कर सकता है, जैसे हमारी टीम ने 150 से अधिक अस्पतालों को करा दिया है। और कैसे होता है? ये स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होता है सभी डिपार्टमेंट्स का, जिसमें एक्शन प्लान को प्रायोरिटाइज किया जाता है और कॉस्ट एंड टाइमलाइन को डिसाइड किया जाता है। अब इससे रिजल्ट क्या होगा?
कि आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे एनएबीएच अचीव कर सकते हैं। कोई गैस की जरूरत नहीं है, कोई फियर नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि फियर या सरप्राइज तभी होता है जब क्लैरिटी नहीं होती है, और ये आपको क्लैरिटी देगा गैप असेसमेंट। अब रीजंस आर लॉजिकल एंड फाइनेंशियल। यू कांट फिक्स व्हाट यू कांट से। अगर आप जो चीज देख नहीं रहे हैं उसको आप फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए गैप असेसमेंट के द्वारा वो सारी चीजें आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या कमियां हैं, और फिर उसको फिक्स करके आप एनएबीएच करा पाएंगे। अब गैप असेसमेंट से ये हजारों में आपका खर्च होगा, लेकिन ये लाखों रुपए आपका बचाएगा, और ये एनएबीएच के टाइमलाइन को प्रेडिक्टेबल बना देगा। आपको पता चल जाएगा कि एनएबीएच में आपका कितना टाइम लगेगा, और ऑर्गेनाइजेशन आपका रेडी है या नहीं है, और रेडी करने के लिए क्या क्या करना होगा। अब इसमें 5 फेज एनएबीएच जर्नी होती है। पहले फेज में मंथ 1 गैप असेसमेंट, ऑन साइट रिव्यू, प्रायोरिटाइज एक्शन प्लान। फिर फेज 2 में एसओपी क्रिएशन। फेज 3 में ट्रेनिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट। फेज 4 में मॉक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन एंड कंप्लीशन। एंड फेज 5 में एनएबीएच एप्लीकेशन, देन साइट विजिट, एंड देन ऑडिट, ऑनलाइन ऑडिट, ऑन एनसी क्लोजर, ऑन साइट ऑडिट, एनसी क्लोजर, एंड देन एनएबीएच सर्टिफिकेशन। अब मैं डॉक्टर डीके राय 150 प्लस हॉस्पिटल्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और हमारी बुक को यूपी गवर्नर ने भी रिकॉग्नाइज किया है, और एनएबीएच एक्रेडिटेशन मेड इजी एंड स्मार्ट हॉस्पिटल्स बुक के ऑथर हूँ। और हम लोग क्या क्या करते हैं: एनएबीएच गैप असेसमेंट, फुल एनएबीएच एक्रेडिटेशन कंसल्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, हॉस्पिटल रेवेन्यू एंड इबिटा कंसल्टिंग, आयुष्मान ऑडिट। दीज आर द आवर सर्विसेज। और अगले 30 दिनों का आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो अभी आपको कल ही एनएबीएच की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो आपको आवश्यकता है वो कि आपको पता करना होगा कि अभी आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या चेंजेज रिक्वायर्ड हैं। तो डे 1 to 3 में आपको डिसीजन लेना है कि हमें एनएबीएच कराना है और गैप असेसमेंट कराना है। उसके बाद से डे 4 to 7 में एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट को एंगेज करना है जो आपका गैप असेसमेंट करे। फिर डे 8 to 30 में गैप असेसमेंट को कंप्लीट करना है, और उसके बाद से 5 फेज पाथवे को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर डोंट स्टार्ट विथ एनएबीएच, स्टार्ट विथ ए गैप असेसमेंट। आपको एनएबीएच से स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि गैप असेसमेंट से ही स्टार्ट करना है। इससे आपका फियर खत्म होगा, पाथ क्लियर होगा, और एनएबीएच पॉसिबल होगा। अब नेक्स्ट 60 सेकंड में क्या करना है आपको? स्टेप 1 कि कमेंट करना है गैप चेक। आपको एनएबीएच गैप असेसमेंट चेकलिस्ट मिलेगी, जिसमें कोई भी आपका कमिटमेंट या कॉस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर स्टेप 3 में इसको हॉस्पिटल ओनर से शेयर करना है, ताकि उन्हें भी क्लैरिटी मिल सके कि एनएबीएच हमें कराना चाहिए या नहीं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में हॉस्पिटल ओनर से